गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग जैसा कि कल मैंने शुरुआत कर दी है क्लास 9th की हिस्ट्री। NCERT बुक है हमारी और चैप्टर का नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो इसके फर्स्ट वीडियो में कल मैंने थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। फ्रांस के जो स्थिति थी और यूरोप की जो स्थिति थी उसके बारे में। बच्चों, आज हम लोग लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत मज़ेदार चैप्टर है, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी यूरोप की हिस्ट्री के बारे में। यूरोप के बारे में काफ़ी कुछ पता चलेगा और आपको ये पता चलेगा कि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हम पढ़ते हैं, क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ने से हमें क्या प्राप्त हुआ। On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस शहर काफ़ी तनाव भरी स्थिति थी। राजा ने सेना को शहर में मूव करने का आदेश दे दिया था। Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizen. और इस तरह की अफवाहें पूरे शहर में फैल गई थी कि राजा बहुत जल्द सेना को आदेश दे देगा कि वो नागरिकों पर गोली चलाए। Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. लगभग 7,000 महिलाएं और पुरुष पेरिस शहर के टाउन हॉल के सामने खड़े हो गए और उन लोगों ने ये निश्चित किया कि हम एक लोगों की सेना बनाएंगे। ये जो लोग हैं ये सैनिक की तरह काम करेंगे, पीपुल्स मिलिशिया। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। और जैसा कि पता है, मिलिशिया, आर्मी, सेना के पास सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? हथियार। तो इन लोगों ने, जो आम नागरिक थे, जो कि सैनिक नहीं थे, आम नागरिक थे, इन लोगों ने डिसाइड किया कि वो एक सेना की तरह काम करेंगे। इसलिए वो लोग हथियारों की तलाश में सरकारी भवनों पर आक्रमण करने लगे। सरकारी भवनों को तोड़कर उसमें घुसना और हथियार तलाशना। Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition. और फाइनली अंत में सैकड़ों लोगों का एक ग्रुप, एक समूह शहर के उत्तरी भाग में एक जेल, एक कारागार, जो कि किले के रूप में था, किला था, उसमें कारागार था, यानी कैदियों को रखा जाता था, जिसको बैस्टिले के नाम से जाना जाता था। इस आशा से वो भीड़ उसमें घुसी कि वहाँ जरूर बहुत सारा हथियार मिलेगा। ठीक है। इन द आर्म्ड फाइट दे फॉलोड, द कमांडर ऑफ द बैस्टिले वॉज किल्ड and the prisoners released, though there were only 7 of them. और संघर्ष हुआ, किले की सुरक्षा करने वाले सैनिकों और उस आम नागरिकों के बीच में संघर्ष हुआ, जिसमें बैस्टिले किले का जो कमांडर था वो मारा गया और उसके बाद उसमें जितने भी कैदी थे उनको छुड़ा लिया गया। हालांकि मात्र 7 कैदी ही थे उस समय। Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. और ये जो बैस्टिले था, ये जो किला था, इससे सारे
नफ़रत करते थे, सभी नागरिक, पेरिस के रहने वाले सभी नागरिक नफ़रत करते थे। क्यों? क्योंकि वो राजा, फ्रांस के राजा की तानाशाही का प्रतीक था। वो फ्रांस के राजा की जो डेस्पोटिक पावर थी, जो एकाधिकार वाली जो शक्ति थी, है ना, उसका प्रतीक था। इसलिए सब उस बेस्टिले, उस किले से सब नफरत करते थे। द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन फ्रैगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट्स टू ऑल दोज हु विश टू कीप अ सोवेनिर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। और उस किले को डिमोलिश कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। एक एक उसकी ईंट जो है उखाड़ दी गई, तोड़ दिया गया उस किले को, उस प्रतीक को, उस बुराई के प्रतीक किले को लोगों ने, हजारों लोगों की भीड़ ने फ्रैगमेंट, टुकड़े टुकड़े में कर दिया। और लोग जो हैं उसके ईंट पत्थर टुकड़े जो हैं वो उठा उठा के अपने साथ ले गए। क्यों ले गए? मार्केट में बेचने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग उस किले के उन टुकड़ों को खरीदना चाहते थे। क्या? अ सोवेनिर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, की, है ना, यादगार के तौर पे, कि किस तरह से 14 जुलाई 1789 को इसको नष्ट किया गया, इस बुराई के प्रतीक किले को नष्ट किया गया। और ये देखो, ये टुकड़ा आज भी हमारे पास है एक यादगार के रूप में। इसलिए लोग वहाँ से उठा लाए और उनको मार्केट में उस टुकड़ों को बेचा गया और लोगों ने खरीदा भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। और उन दिनों एक के बाद एक जो दिन बीते, तो पेरिस और उसके आसपास का जो देहाती इलाका था, ग्रामीण इलाका था, वहाँ दंगे जैसी स्थिति हो गई थी। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। और लोग आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे थे? अब यहाँ पर कारण सामने आना शुरू हो गया। लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? क्यों वो राजा के खिलाफ हो गए थे? दंगे जैसी स्थिति हो गई थी क्योंकि लोग जो हैं वो ब्रेड यानी रोटी, उसकी जो कीमत थी, जो बढ़ती हुई कीमत थी, उसका विरोध कर रहे थे। मच लेटर when historians looked back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France. Though most people at the time did not anticipate this outcome. और उसके बाद ये सब जो बीत गया, उसके बाद आज जब इतिहासकार, इतिहास लिखने वाले जो विद्वान हैं, जब पीछे मुड़ के उस समय को, उन दिनों को याद करते हैं और याद किया जब उन लोगों ने उन दिनों को, जब पेरिस में ऐसी स्थिति हो गई, तो उन्होंने ये देखा कि वो जो घटनाएं हुई एक के बाद एक जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हुए, जो चेन ऑफ इवेंट्स हुए, ठीक है, वो उन घटनाओं का जो निष्कर्ष निकला वो ये था कि फ्रांस के राजा की हत्या कर दी गई, मार दिया गया लोगों के द्वारा। ठीक है, तब उस समय जब ये घटनाएं हो रही थी, तब अधिकतर लोगों ने ये इस बात की कल्पना नहीं की थी कि परिणाम ऐसा आएगा, परिणाम ये निकलेगा कि फ्रांस का राजा मारा जाएगा। हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ और ये क्यों हुआ। ठीक है, पढ़ते हैं एक एक। अब यहाँ से जो है असली, ये तो एक आपको एक दिखाया गया कि 1789 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ, है ना, बाद में फ्रांस का राजा भी मारा गया। लेकिन इसके पीछे की स्टोरी, आखिर ऐसा क्या हुआ, लोग इतने आक्रोशित क्यों हो गए, लोगों ने इस सशस्त्र विद्रोह, है ना, हथियारबंद विद्रोह आखिर क्यों किया अपने राजा के खिलाफ, ऐसी क्या स्थिति थी। ठीक है बच्चों, ये हम शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। ठीक है, फ्रांस की जो फ्रांस का जो समाज था, किस तरह का समाज था लेट 18th सेंचुरी में, यानी 1750 के आसपास।
1750 के आसपास फ्रांस का समाज कैसा था, उसका ढांचा कैसा था। इन 1774 लुईस 16 of the Bourbon family of kings ascended the throne of France। 1774 को बॉर्बन वंश का राजा लुईस 16 फ्रांस की गद्दी पर बैठा, यानी राजा बना। He was 20 years old and married to the Austrian princess Mary Antoinette, और वो 20 साल का था और उसकी शादी जो है, उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी से हुआ था। Upon his accession the new king found an empty treasury, और जब वो राजा बना तो उसे खजाना खाली मिला, यानी राजा के पास शासन प्रशासन करने के लिए पैसे ही नहीं थे। क्यों पैसे? फ्रांस का पैसा सब कहाँ चला गया था, क्या हुआ था? Long years of war had drained the financial resources of France। बहुत लंबे समय से फ्रांस कई जगह पर युद्ध में लगा हुआ था। इसके पीछे भी कहानी है। फ्रांस असल में मुख्य रूप से अपने सबसे पड़ोसी प्रतिद्वंदी जो था फ्रांस का, वो था ब्रिटेन, इंग्लैंड। ब्रिटेन से युद्ध में लगा हुआ था, ठीक है। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में बहुत वर्षों तक युद्ध हुआ। उसके पीछे लंबी कहानी है, कभी मैं बताऊंगा आप लोगों को वीडियो बना के फुर्सत से। इसमें भी दिया हुआ है। भारत में भी युद्ध हुआ। उस समय भारत में भी फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके बीच में भारत में भी, जो आप लोगों ने क्लास 8 में कार्नेटिक वार्स पढ़ा होगा, उसमें किस तरह से इन दोनों देशों के बीच में इलाकों पर कब्जे के लिए, भारतीय इलाकों पर कब्जे के लिए युद्ध हुआ। और इसके अलावा फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में अमेरिका को लेकर भी युद्ध हुआ, ठीक है। तो इस लंबे युद्ध के कारण जो है फ्रांस का खजाना खाली हो गया। एडेड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइलेस। इसके अलावा जो पैलेस ऑफ वर्साइलेस है, मतलब जो वहाँ जो राजमहल राजा का लुईस 16 का, उसको मेंटेन करना, उस शान और शौकत के साथ दरबार चलाना, उस पर भी खर्चा आता है। दरबारियों पर भी जो खर्चा आता है, उनको भी सैलरी देना, वो भी एक भार था। अंडर लुईस 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। और इधर अमेरिकन कॉलोनीज, जो अमेरिका था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो आज आप देखते हो, है ना, उस वहाँ के लोगों ने भी उस समय विद्रोह कर दिया था ब्रिटेन के खिलाफ, और वो अपनी आज़ादी का संघर्ष लड़ रहे थे, ब्रिटेन से आज़ादी पाने की संघर्ष कर रहे थे। तो उनकी इस आज़ादी के संघर्ष में फ्रांस सहायता कर रहा था, अमेरिकन्स की सहायता कर रहा था फ्रांस, ठीक है। क्योंकि फ्रांस जो है वो ब्रिटेन से चिढ़ता था, ब्रिटेन से उसकी दुश्मनी थी उस समय, तो उसमें भी पैसा लग रहा था फ्रांस का। The war added more than $1 billion to a debt that had already risen to more than $2 billion। और इस वार के कारण, इस युद्ध के कारण बहुत पैसा, बहुत कर्जे में चला गया फ्रांस, ठीक है। $1 billion, लीवर वहाँ का मतलब जो वहाँ की मुद्रा होती है, जो वहाँ की मॉनेटरी होती है, जो वहाँ की करेंसी होती है, उसको बोला गया है। यानी इतने डेप्ट, इतने कर्जे में, 1 बिलियन लीवर के कर्जे में चले गए, और जो कि ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लीवर, जो कि 2 बिलियन से ज़्यादा लीवर का पहले से ही कर्ज था। लैंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। और जिन लोगों ने उधार दिया था सरकार को, राजा को, है ना, उन लोगों ने 10% के हिसाब से ब्याज लेना शुरू कर, अपने कर्जे पर ब्याज लेना शुरू कर दिया। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ऑब्लाइज्ड
to spend an increasing percent of its budget on interest payment alone. इसके कारण फ्रांस की सरकार को अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने पर मतलब वो करना पड़ा, ब्याज चुकाने पर बजट खर्च करना पड़ा, कर्ज नहीं, ब्याज, कर्ज का ब्याज चुकाने पे, ठीक है। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज, द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। और सरकार को, फ्रांस की सरकार को यानी राजा को अपने जो रोज़मर्रा के खर्चे जैसे कि सेना पर खर्च करना पर जो है, दरबार पर जो खर्च है, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय पर चलाने में जो खर्च है, इन सब खर्च को मेंटेन करने के लिए मजबूरन जो है फ्रांस की सरकार को या फ्रांस के राजा को ये डिसाइड करना पड़ा, ये निर्णय लेना पड़ा कि टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, जनता पर टैक्स और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, कर लेना पड़ेगा ज़्यादा, इंक्रीज द टैक्स, ठीक है। बच्चों आज का वीडियो यहीं तक। अब आपको कल हम लोग मतलब इस पर आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से फ्रांस के राजा ने टैक्स बढ़ाया और आखिर हुआ क्या।